खुशियां घर से आती हैं और घर पर खुशियां बच्चों से आती हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते वहाँ खुशियां अधूरी रह जाती हैं। जी हाँ, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सिर्फ पैसा, स्टेटस के लिए ही परेशान रहते हैं, जिसमें एक समय ऐसा आता है जब पैसा तो होता है पर घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजती, जिसके समाधान के लिए लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं और महंगी से महंगी दवाइयां लेते हैं, जिसका नतीजा साइड इफेक्ट। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जिसे अब विदेशी भी अपना रहे हैं। मैं आपका परिचय करवाता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने आयुर्वेद के नित नए अनुसंधान कर हजारों माओं की सूनी गोद को भरा है, जिस वजह से आज हजारों माता पिता डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। जी हाँ, वो नाम है डॉक्टर आनंद झा साहब, जिन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, मैथिली सम्मान, हिंदुस्तान उद्यमिता सम्मान, आईनिक्स अचीवर जैसे कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। अपने खास कार्यक्रम इनफर्टिलिटी टिप्स में बाय आनंद झा साहब में आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा कितनी कारगर है आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में ये 300 से 400 साल पुरानी पद्धति है। ये बीमारी को जड़ से खत्म करती है। एलोपैथिक और होम्योपैथिक या यूनानी पद्धति जैसी भी हो, वो टाइम बीइंग के लिए तो इलाज को सबसाइड कर देती है, लेकिन उसका प्रॉपर क्योर नहीं है। आयुर्वेद में डिजीज को डायग्नोस के हिसाब से, मर्ज पकड़ने के हिसाब से इलाज किया जाता है और कोशिश की जाती है कि मर्ज जड़ से खत्म हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे लीवर डिसऑर्डर्स में अमूमन एलोपैथिक साइंस, होम्योपैथिक या यूनानी साइंस वाले डॉक्टर आयुर्वेद की शरण में आके लीवर की कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन को पीसते हैं। ये जीता जाता नमूना है कि आयुर्वेद में हर बीमारी का जड़ से पूर्णता निवारण है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि महिलाओं में बांझपन जो होता है उसके मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाओं में मुख्यतः 7-8 तरीके के मुख्य कारण बताए गए हैं जो बांझपन या इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं। सबसे पहले माहवारी अनियमित होना, जिसे आम भाषा में एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंसेस बोलते हैं। ये दो चीजों की कमी के कारण होती है। जब बच्चेदानी में प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनते, एक हार्मोन होता है जिसे मेडिकल भाषा में FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो मासिक दम बनने की प्रक्रिया करता है। दूसरा हार्मोन होता है LH, जिसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, कि मासिक दम बने, जिसे मेडिकल भाषा में एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, उसकी प्रॉपर परत रप्चर हो और टाइम से मासिक दम हो। जब ये प्रॉपर नहीं होते तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मासिक में अनियमितता आती है, जो आगे चल के किसी भी प्रकार की गांठ का, किसी भी प्रकार की सिस्ट का, किसी भी प्रकार की फाइब्रॉइड का रूप लेती है, जो कि आगे चल के ट्यूमर या कैंसर को भी बिगाड़ देती है। सेकेंडली मेन कॉज बोला गया है कि जब शरीर में बच्चेदानी में अंडे बनने की प्रक्रिया नहीं होती, जिसे मेडिकल भाषा में PCOD टर्म किया गया है। इसमें बेसिकली अंडे औरतों में बनते हैं तो अंडे का साइज नहीं बढ़ता है या अंडे फूटते नहीं हैं। ये भी आजकल बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं औरतों में। इसी प्रकार से बोलना चाहूंगा तीसरे तरीके की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज के केसेस 100 में से 60% औरतों में सामने आ रहे हैं। ये दो चीजों की कमी वगैरह के कारण हो सकता है, या बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो, या टीवी वगैरह की शिकायत हो बच्चेदानी की, या ट्यूमर का रूप हो। जैसा मैंने पहले आपको बोला था कि मेंसेस जब एबनॉर्मलिटी होती है या मेंसेस अनियमित होता है तो गांठ का रूप ले लेता है। इसी प्रकार के अनेकों कारण हैं जो बांझपन को लीड करते हैं। डॉक्टर साहब, इस जगह में अभी आप मेंसेस की बात कर रहे थे तो मेंसेस को लेकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आजकल काफी बार ये सुना जाता है कि आजकल के जो यूथ हैं, मोस्टली अगर वो 18 से जो है ना 24 की एज के जो है ना जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें मेंसेस को लेकर काफी अनियमितताएं रहती हैं। तो उन अनियमितताओं का आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्यों होगा? ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह है या क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्यतः जब शरीर में प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनते,
तो मासिक से संबंधित दिक्कत आती है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। न्यूली मैरिड कपल्स कोई भी नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी तुरंत हो जाए। फॉर टाइम बीइंग के लिए वो अपने सेक्सुअली प्लेजर के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअली लाइफ के लिए वो कुछ आजकल आर्टिफिशियल स्टेरॉइड चली है, जिसे आम भाषा में मैं कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, जो टाइम बीइंग के लिए कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, और वो विदाउट प्रिकॉशन जैसे यूज करते हैं रिलेशन वगैरह बनाने में, तो मासिक धर्म में दिक्कत आती है और आगे चल के जैसा पहले मैंने बोला था कि गांठ बढ़ जाती है या सिस्ट बन जाता है, फाइब्रॉइड बन जाता है, जो आगे चल के प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत देता है। नहीं डॉक्टर साहब, जब एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि जो लाइफस्टाइल है या जो खाना पीना है वो भी कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है। जो आजकल जो यूथ है वो जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी जो है ना ये मेंसेस में प्रॉब्लम आती है, ऐसा मैंने सुना है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जंक फूड आजकल 100 में से 80% लेडीजें पसंद करती हैं, जो कि आगे चल के ओबेसिटी यानी मोटापा हो गया, आगे चल के हार्मोन्स में गड़बड़ी हो गई, या बॉडी की टोन अप नहीं रहती मसल्स, जो आगे चल के अदर्स वेज में इनफर्टिलिटी का रूप लेती है। डॉक्टर साहब, वही फैलोपियन ट्यूब की आप बात कर रहे थे, फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन जो ट्यूब होता है वो क्या होता है, उसके ब्लॉकेज, क्योंकि आम जो हमारा दर्शक है वो इस बात से शायद परिचित ना हो, तो हम उसको ये रूबरू इसको बताना, उनको बताना जरूरी समझते हैं कि फैलोपियन ट्यूब होता क्या है और उसके ब्लॉकेज के मुख्य कारण क्या होते हैं, किस तरीके से उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब बेसिकली बच्चेदानी का ऊपरी सिरा होता है। जब हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाते हैं तो जो स्पर्म इजैकुलेट होते हैं मर्दों से या आदमियों से, जो शुक्राणु बोलते हैं, जब तक वो फैलोपियन ट्यूब के कोने तक यानी उसके मुख या सिरे पे बोलते हैं हिंदी में, जब तक वहां नहीं प्रॉपर होता तब तक ओवम के साथ जब वो नहीं मिलता है, जब शुक्राणु और बीज नहीं मिलते हैं तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। फैलोपियन ट्यूब मेन जगह है जहां पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। फैलोपियन ट्यूब 3 तरीके की ब्लॉकेज मेनली होती है औरतों में। पहली ब्लॉकेज होती है कॉर्नियल, जिसे आम भाषा में मुख का द्वार बंद कहते हैं। दूसरी कॉज होती है फिमरल ब्लॉकेज बोलते हैं, ये मुख्य द्वार से एंड के मार्ग के बीच का मार्ग होता है। और थर्ड होती है ब्लॉकेज, जो बिल्कुल कोने यानी सिरे पे ब्लॉकेज होती है, जिस कारण जो शुक्राणु अंदर ओवम से मिलने चाहिए, कोने पे जाने चाहिए, जब तक वो नहीं पहुंचते तब तक कंसीव करने का कोई भी सवाल नहीं होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे जहन में ये उठता है कि फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शंस के क्या कारण होते हैं और इन इन्फेक्शन को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? आयुर्वेद में इसका क्या है? सबसे पहले आयुर्वेद में हम लोग मर्ज पकड़ते हैं कि फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो वो क्यों है। इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ जांचें कराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जांच होती है मेडिकली प्रूफ के हिसाब से, जिसे टॉस टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम वायरस देखते हैं कि साइटोमेगाला वायरस या आईजीएम आईजीजी का रेशियो कितना है, जिस कारण कुछ गंदा मार्ग जमा है बच्चेदानी के फैलोपियन ट्यूब के मार्ग पे, जो अवरोध पैदा कर रहा है, या आम भाषा में रुबेला वायरस बोलते हैं। या दूसरा कारण होता है जब शरीर में बच्चेदानी में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की शिकायत होती है, तो भी गंदे पानी के रूप में वो ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब करती है, जो आगे चल के अनेकों प्रकार के इन्फेक्शन लीड करके इनफर्टिलिटी को दावत देती है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल के जो लोग हैं अभी तक एलोपैथी और होम्योपैथी पर पूरा विश्वास करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं लोग आयुर्वेद को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं। इतना हाईटेक जमाना है, बट आयुर्वेद की तरफ दोबारा से लोग जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं? मैंने पहले भी बोला आपको, इसका मेन कॉज है कि जब इनफर्टिलिटी या किसी भी हम डिजीज को देखें, बुखार भी है तो अगर कोई प्रोडक्ट दिया जाता है एलोपैथिक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जैसे मैंने पहले बोला, वो टाइम बीइंग के लिए तो उस मर्ज को दबा देता है, लेकिन विथ रूट यानी जड़ से उसको खत्म सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद साइंस करती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल उठता है, महिलाओं में ओव्यूलेशन जो होता है वो ना होने के कारण क्या होता है? शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे मेडिकल भाषा में एंटी मलेरियन हार्मोन बोलते हैं। जब ये प्रॉपर सेक्रीट नहीं होता, यानी जब ये प्रॉपर काम नहीं करता है, तो अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे मेडिकल भाषा में ओवुलेशन साइकिल कहते हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है। चाहे वो बच्चेदानी में इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे वो एएमएच का लेवल कम होने के कारण हो, या कभी कभी किसी औरतों में एएमएच का लेवल बढ़ने से भी अगर अंडे बनते हैं तो अंडे गुच्छों में आते हैं और वो रप्चर ना होके कोई सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं, या कंसीविंग में दिक्कत आती है। और साथ में ये भी सवाल उठता है कि किन चीजों से महिलाओं में ओवुलेशन का खतरा बढ़ जाता है?
इसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो गर्भ निरोधक दवाइयां आती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो आगे चल के हार्मोन्स डिस्टर्ब करती है। जो हार्मोन्स बच्चेदानी को ताकत देते हैं, बच्चेदानी को वीर अंदर खींचते हैं फैलोपियन ट्यूब के कोने तक पहुंचाने के लिए और ओवुलेशन कराने के लिए, जैसे AMH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, T3, T4, TSH हार्मोन्स हो गए, जो बेसिकली यूट्रस को ताकत देता है कि ओवुलेशन हो, अंडे बने, अंडे बढ़े और प्रॉपर तरीके से फूटे, वही नॉर्मली 12वें से 16वें दिन के बीच, ताकि कंसीविंग में कोई भी दिक्कत ना आए। डॉक्टर साहब, फैलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज होते हैं, इसको उपचार किस तरीके से किया जाता है? देखिए, एलोपैथिक साइंस में आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो फैलोपियन ट्यूब को खोल सके। उनमें एक सर्टनली एक प्रोसीजर होता है, लेप्रोस्कोपी। ये एक विधि है, कोशिश की जाती है कि बच्चेदानी को साफ कर दिया जाए और फैलोपियन ट्यूब को खोलने का एक प्रयास है। इसका आज की तारीख तक सिर्फ 20 से 30% का रेशियो है। आयुर्वेदिक साइंस में इसका 80 to 90% का रेशियो है। हम लोग कुछ मेडिकेशन चलाते हैं जो बच्चेदानी को ताकत देते हैं, हम कुछ मेडिसिन चलाते हैं जो फैलोपियन ट्यूब में जो गंदगी है, जो गंदे पानी के तौर पे है, उसको साफ करते हैं और प्राकृतिक तरीके से जो नॉर्मलाइज एंडोमेट्रियोसिस होती है, यानी जो मासिक दम बनने की विधि होती है वो हो, प्राकृतिक तरीके से जो अंडे बनने की विधि होती है जिसे ओवुलेशन साइकिल कहते हैं वो हो, प्राकृतिक तरीके से जो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म को अंदर जाने का रास्ता है वो हो, प्राकृतिक तरीके से जो नॉर्मलाइज सेक्सुअल डिजायर ऑफ लेडी और फीमेल का है वो हो, ताकि कंसीविंग में कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर साहब, एक टर्म है, मतलब वो सुना जाता है आजकल, PCOD। तो ये PCOD क्या है? PCOD बेसिकली एलोपैथिक साइंस या मेडिकल वर्ड में पेल्विक सिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं। जो औरतें या लेडीजें या लड़कियां शुरुआत में शादी के बाद कुछ गर्भ निरोधक दवाइयां लेती हैं, तो वो आगे चल के हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है। जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था, एक हार्मोन होता है जिसे एंटी मलेरियन हार्मोन या AMH बोलते हैं। जब वो प्रॉपर सेक्रीट नहीं होता तो अंडे बनते तो हैं औरतों में, या अंडे बने, अंडे बढ़े, लेकिन अंडे फूटते नहीं है। या दूसरा कारण होता है PCOD में जब मासिक दम की अनियमितता आती है, बिना किसी एलोपैथिक दवाई या बिना किसी स्टेरॉइड के मासिक नहीं होता। आपने सुना होगा आजकल कि यार मासिक दम बिना दवाई के सहारे नहीं होता, 2-4 महीने हो जाते हैं, पेट में भारीपन हो जाता है, आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, टमी निकलती है, ब्रेस्ट में भारीपन हो जाता है, इनफर्टिलिटी को लीड करती है, मासिक में अनियमितता आती है। इसे ही PCOD का टर्म दिया गया है। इसका एलोपैथिक में कुछ रेजिस्ट्रॉन या मैं फिर कहूंगा कोई सॉल्ट का नाम नहीं लूंगा, वो टाइम बीइंग के लिए तो ठीक है कि भाई मासिक दम हो जाए, बच्चेदानी में खालीपन हो जाए, टमी ना निकले, पेट में भारीपन ना हो लोअर एब्डोमेन में, लेकिन आयुर्वेद में इसका प्रॉपर इलाज है। 6 महीने से 1 साल में PCOD को हम लोग जड़ से खत्म करते हैं और 1 साल के अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान आपकी और हमारे साथ हो और कंसीव जरूर हो। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने मतलब कई माता पिता की गोदों को भरा है, जो ना उनकी सोने जीवन पे एक बच्चे को लाया है, लेकिन कई बार क्या ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब आप मतलब कुछ नहीं कर सकते या वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता किसी के? क्या ऐसा कभी केस सामने आया है, तब भी आपने प्रयास किया और वो हो गया, और जो हर जगह से निराश हुआ हो, जो कपल आपके पास आया और वो जो है ना बच्चे से मतलब उसमें खुशियां से भर गया उनका जीवन? देखिए, आयुर्वेद में जो कोई भी इलाज कराता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, वो हर जगह से हार के आता है। बड़े बड़े अस्पतालों में आजकल जो नई तकनीक चली है, IUI, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सब प्रोसीजरों को करा के आता है। जब वो प्रॉपर सक्सेस नहीं होते तो वो आयुर्वेद की तरफ रुख करते हैं। सेकेंडली मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास मेरी क्लिनिक में आयुर्वेद में रामबाण इलाज है फैलोपियन ट्यूब ओपन करने का, खासतौर से अगर उसकी ब्लॉकेज कॉर्नियल हो। एलोपैथिक में लेप्रो के सिवाय कोई और विधि नहीं है जो फैलोपियन ट्यूब को ओपन कर सके। हमारे आयुर्वेद साइंस में रामबाण दवाइयां हैं जो फैलोपियन ट्यूब को ओपन करती हैं, बट इट टेक्स टाइम। वो कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। हमने हजारों मरीज ठीक किए हैं, जिनमें बड़े बड़े अस्पतालों से, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बड़े बड़े IUI, IVF 3-4 बार टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस तक कराया, लाखों रुपए खर्चे कर दिए। वो लोग दूर से आए, परेशान हैं, मिसेस सुसाइड की नौबत में आ गई हैं। हमने वो आया, हमने वो प्रूफ किया, जिसे मीडिया ने भी बहुत सराहा है। हाँ, मैंने पिछले दिनों एक बात देखी थी, एक कपल के बारे में सुना था जिनको शादी के 15 साल हो चुके थे और उनके बच्चे नहीं थे,
उन्होंने आपसे संपर्क किया और उनके जीवन में बच्चे आए, तो आप बताएंगे उनके बारे में कुछ क्या? देखिए, ये सब चीजें बड़ी सीक्रेसी की होती हैं। हम किसी का नाम नहीं एक्सपोज कर सकते, हम किसी की पास्ट हिस्ट्री या प्रेजेंट हिस्ट्री या फ्यूचर के बारे में नहीं बताना चाहेंगे। ये सब डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक रिलेशन मेंटेन करने का होता है हमारे मेडिकल एथिक्स में, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं। कभी कभी ऐसे मरीजें सामने आते हैं कि जैसे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती। उसमें काउंसलिंग करके हम लोग मैरिज काउंसलिंग करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि मर्ज पकड़ें, और कहीं कहीं सिर्फ इतनी सी बात सामने आती है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं हस्बैंड की, उनकी शुक्राणु की संख्या अच्छी है, शुक्राणु में तेजी अच्छी है, सेकेंडली फीमेल में ओवुलेशन हो रहा है, ऊपर वाले के अंडे बन रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब खुली है, किसी भी प्रकार का बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं आया। हमने पेशेंटों से बात की, हमने आधे से 1 घंटा काउंसलिंग की, तो पता लगा कि फीमेल डिस्चार्ज नहीं होती है एट द टाइम ऑफ क्वार्टर्स या सेक्सुअल रिलेशन के टाइम, और मेल जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। जिस कारण भी जब तक सीमेन और ओवम, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था आपको, जब तक शुक्राणु और बीज यानी शुक्राणु और आर्तव दोनों कंबाइन नहीं होंगे, प्रेगनेंसी का सवाल नहीं होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक अच्छी बात बताई आपने बिल्कुल सही बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में मोस्टली ये देखने को मिलता है कि वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैं फीमेल्स के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेल्स ज्यादातर किसी न किसी नशे का शिकार रहते हैं। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बियर, एल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आदमी कुछ टाइम बीइंग को मेंटली रिलैक्सेशन के लिए कि यार ऑफिस में काम ज्यादा हुआ, आज बॉस ने ये कह दिया, स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, नींद नहीं आ रही है, मिसेस से झगड़ा हो गया, वो टाइम बीइंग के लिए कुछ नार्कोटिक्स ड्रग ले लेते हैं, जिसे आम भाषा में लोग बियर बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, स्मोकिंग बोलते हैं, जो कि आगे चल के शुक्राणुओं की संख्या को कम करता है। हमारे पास प्रूव्ड है कि जो सिगरेट डेली में कम से कम 5 से 7 पीता है, उसकी स्पर्म काउंट एक आम नॉर्मल हेल्दी पर्सन से भी 30 से 40% कमी आती है। उनकी शुक्राणु में तेजी नहीं होती, जिसे आम भाषा में स्पर्म मोटिलिटी बोलते हैं, कि वो यूट्रस के फेलोपियन ट्यूब तक रुके, जिस कारण भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेलों के शौक तो ये हो गए कि वो अल्कोहल, बियर या स्मोकिंग करते हैं। फीमेल की सबसे बड़ी इनफर्टिलिटी का रीजन लास्ट 10-15 ईयर्स से ये सामने आ रहा है कि आपने गौर किया होगा, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, कि हस्बैंड ऑफिस से लौट के आया, खाना खाया, लेटे बेड पे, तो सबसे पहले हस्बैंड से बात करने से पहले लेडी व्हाट्सएप पे स्टेटस डालती है, वो फेसबुक में स्टेटस अपलोड करती है, सब फ्रेंड्स को गुड नाइट बोलती है, अपने बगल में मोबाइल रख के सोती है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि इसमें जो इंफ्रारेडिव रेज आती हैं, जो आगे चल के इनफर्टिलिटी या शरीर में प्रॉपर हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। अमेरिका में भी बहुत सर्वे हुए थे, आपने पढ़ा होगा पेपरों में, आप लोग मीडिया में देखते होंगे कि लोगों को सावधानी दी गई है कि अपने मेल को खासतौर से बोला गया था कि ये प्रूव है, एक इन्वेंशन है या आविष्कार किया गया था कि जो बंदा अपने हार्ट के पास अगर मोबाइल को ज्यादा रखता है, उसकी जो इंफ्रारेडिव रेज हैं वो बेसिकली हार्ट डिसऑर्डर्स को ज्यादा करती हैं, उसको हार्ट अटैक के चांसेस एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा 80% ज्यादा आया। ये प्रूव है, मैं शो कर सकता हूं आपको। सेकेंडली, इसी प्रकार जो लेडीजें जीन्स टाइट वगैरह पहनती हैं और यहाँ पे मोबाइल रखती हैं, जेब वगैरह में रखती हैं, वो भी आगे चल के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं और इनफर्टिलिटी को लीड करती हैं। मेल जो मोबाइल आजकल नए नए तरीके के चले हैं, मोबाइल अगर जेब में रखते हैं और अगर कोई बंदा 12 से 10 घंटे मोबाइल कान में यूज करता है, एक नॉर्मल सी बात है, उसको कुछ कम सुनाई देना पड़ जाता है। मेरी पर्सनली सलाह है लेडीजों को, जेंट्स को, कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, अपनी जेब में ना रखें, अपने बेड पे ना रखें, क्योंकि ये आगे चल के सेक्सुअल डिसऑर्डर को भी पैदा करता है, हस्बैंड वाइफ में दूरी पैदा करता है, और सबसे बड़ी बात इनफर्टिलिटी को लीड करता है। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बात जरूर बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने अभी अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि जो हमारे गैजेट्स हैं वो हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं। ये इतने हार्मफुल हैं कि आपको जो ना आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये जो बात बताई है, मैं अपने सारे तमाम दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि मोबाइल फोन से दूर रहें, उसे अपने बेड पर कतई न रखें, अपनी जेब में न रखें और कम से कम इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बस यही चीजें है ना, ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का
जो यूथ है या आज के जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये चीजें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम पानी के बिना नहीं रह सकते, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ये चीज वो हो गई है। तो इनसे दूर रहने का क्या उपाय है, ये आप बताइए। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में मोबाइल नो डाउट एक जरूरी साधन बना है। मेरा सिर्फ एक चीज कहना है कि उसको अपने बॉडी के किसी भी पर्टिकुलरी पॉइंट पे टच ना करके अपने हाथों में पकड़ें, अपने पास कोई बैग लेके चलें जिसमें वो कैरी करें, और रात 10-11 बजे के बाद बेड पे तो बिल्कुल ना रखें। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी सलाह है डॉक्टर साहब की, और हमारे तमाम दर्शकों के लिए ये सलाह है कि डॉक्टर साहब ने जो अभी भी बताया उस चीज को ध्यान में रखें ताकि आपका जीवन सुखमय हो। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आज तक देख रहा हूँ, ज्यादातर ये महसूस हो रहा है कि कई कपल जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको कहीं कोई सहारा नहीं मिलता, तो हम देखते हैं कि वो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जो है ना की तरफ खींचे चले जाते हैं। कितने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स आजकल खुल गए हैं। तो आप क्या इसमें आयुर्वेद में क्या इसका कोई इलाज नहीं है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एक अप्राकृतिक चिकित्सा विधि है, आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, जिसमें कोशिश की जाती है कि जो हस्बैंड का स्पर्म है, जो मिसेस का यानी वाइफ का जो ओवम है, उसे फेलोपियन ट्यूब के कॉर्नर पे जहां पे कंसीविंग के लिए होता है उस पे कोशिश की जाती है कि उसे सर्टेन टेम्परेचर करके मेंटेन किया जाए, जिसका सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% रेशियो आया है। सेकेंडली, ये जो टेस्ट ट्यूब सेंटर्स हैं ये मुश्किल से 5-10 साल से आपने देखा होगा पूरे इंडिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट आज की तारीख में पेन नहीं लेना चाहती। वो कुछ सर्टन दवाइयां चलाती हैं लेडीज के, जैसे न्यूली मैरिड की शादी हुई, उसके 2-4 महीने 1-2 साल जहां हुए कुछ दवाइयां चलाने के बाद वो मेन मर्ज नहीं पकड़ती। एक साधारण विधि है, एक अच्छी विधि है डॉक्टर के लिए कि वो ज्यादा पेन ना लेके बच्चा करा दे, वो पेन ना लेके एक अच्छा पैसा अर्न कर ले, जिस कारण गायनेकोलॉजिस्ट और आजकल के 100 में से 80% एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर्स टेस्ट ट्यूब या आईयूआई या आईवीएफ सेंटर्स को सजेस्ट करती हैं। क्या मैं एक चीज पूछना चाहूंगा दर्शक को, क्या 10 साल पहले लोगों के बच्चे नहीं होते थे? क्या 20 साल पहले लोगों के बच्चे नहीं होते थे? क्या लोगों को पहले फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं हुआ करती थी? क्या पहले ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता था? या किसी को बच्चेदानी में ट्यूबर नहीं होता था? सब होता था, बशर्ते अब लेडी डॉक्टर उतना पेन नहीं लेती कि वो डिजीज को प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करें। लेडी डॉक्टर पेन नहीं लेती कि वो पेशेंट पे कंसंट्रेट करके उसके मर्ज के अकॉर्डिंगली दवाइयां चलाए, क्योंकि एलोपैथिक साइंस में एक विड्रॉ और है इनफर्टिलिटी को लेके कि टॉर्च टेस्ट की मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जो इन्फेक्शन की जांच मैंने बोली थी टॉर्च टेस्ट की, उसका एलोपैथिक साइंस में कोई भी इलाज आज तक नहीं बना है। वो टाइम बीइंग के लिए रुबेला वायरस की वैक्सीनेशन करा देते हैं, अंडा ना फूटे तो एक इंजेक्शन लगा देते हैं और कोशिश करते हैं अप्राकृतिक तरीके से कि ओवुलेशन हो और प्रेगनेंसी कंसीव हो। आयुर्वेद में मैं साफ साफ बताना चाहूंगा कि हम लोग प्राकृतिक तरीके से कंसीव कराते हैं। हम पहले मर्स को पकड़ते हैं, मर्स की गहराई में जाते हैं, उसका प्रॉपर डायग्नोज करते हैं। हम 1-1 घंटे मरीज को देते हैं उसकी पास हिस्ट्री लेने के लिए, उनकी सारी जांचें देखते हैं और जांचों को देखने के बाद जो प्रॉपर डिजीज पकड़ में आती है जिसे डायग्नोज बोलते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं और 70 से 80% हम मेहनत करते हैं कि प्रेगनेंसी प्राकृतिक तरीके से कंसीव हो। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आजकल ज्यादातर ये सुनते हैं कि बच्चेदानी की टीवी हो गई, बच्चेदानी में टीवी हो गई, तो और लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं, डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरफ, ताकि उनको ये छुटकारा मिल जाए, लेकिन कई बार नहीं मिलता। तो क्या बच्चेदानी की टीवी का इलाज आयुर्वेद में संभव है और वो कितना कारगर है? बिल्कुल संभव है। किसी भी मर्ज के हिसाब से ही टीवी का भी हम लोग प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं। टीवी में किस प्रकार के वायरस हैं, कितने बैक्टीरियाज हैं जो यूट्रस को कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चेदानी में टीवी होती है तो वो सारा हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है, अंडे बनने की शिकायतें आती हैं, अंडे नहीं प्रॉपर बनते या अंडा रप्चर नहीं होता या फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज तक
केसेस सामने आते हैं। आयुर्वेद में इसका रामबाण इलाज है, इट टेक्स टाइम, मतलब इट विल बी क्योर फ्रॉम रूट, वो जड़ से खत्म होता है। एलोपैथिक साइंस में कुछ 6 महीने 9 महीने का लमसम कोई कोर्स होता है। हम लोग एक ट्यूबरकुलोसिस की जांच ट्रीटमेंट से पहले कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 6 महीने से 1 साल का टाइम मांगा कि हम बच्चेदानी की ट्यूबरकुलोसिस या बच्चेदानी के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। हम एक जांच 6 महीने बाद कराते हैं देखने के लिए कि जो दवाइयां हम लोग चला रहे हैं वो कितनी प्रोग्रेसिवली अच्छी तरफ जा रही है, हम सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो हम 3 महीने बाद एक रिपीट जांच कराते हैं कि जो 6 महीने बाद स्थिति थी रिपोर्ट्स की, 3 महीने और चलाने के बाद क्या हुई। और खुदा न खास्ता अगर थोड़े बहुत वायरस होते हैं तो हम पेशेंट से 2-3 महीने का टाइम और मांगते हैं। 6 महीने से 1 साल में ट्यूबरकुलोसिस विथ रूट खत्म होती है, क्योंकि आयुर्वेद में ही जड़ से निवारण है किसी भी मर्ज का। मैं फिर बोलूंगा, आयुर्वेद में जड़ से निवारण है किसी भी मर्ज का, एलोपैथिक साइंस में नहीं कि टाइम बीइंग के लिए खाया साहब, ट्यूबरकुलोसिस की कुछ दवाइयां चला दी गई, वो सबसाइड हो गई, लेकिन पता लगा कि 2 महीने 2 साल बाद फिर वो रिगेन कर गई है। नहीं, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है इस समय वो दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो बीमारियां हैं, जो बच्चेदानी ट्यूबरकुलोसिस का बच्चेदानी है, उसका इलाज आयुर्वेद में ही सबसे ज्यादा संभव है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप लगातार देखते रहिए इनफर्टिलिटी टिप्स बाय डॉक्टर आनंद साहब।